कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां ब्रैड नाम का एक अनुभवी पायलट तेजी से अपने प्लेन की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी दौरान वह वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी बताती है कि सुबह न्यूज में उसने देखा है कि जिस जगह ब्रैड जा रहा है वहाँ मौसम बेहद खराब है और इसी वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। वह अपने पिता से भी फ्लाइट कैंसिल करके वापस घर आने को कहती है, लेकिन ब्रैड हंसते हुए उसे समझाता है कि वह इससे भी खराब मौसम में कई बार सेफली फ्लाइट कर चुका है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बहुत जल्द घर वापस आ जाएगा। कॉल खत्म करने के बाद ब्रैड कॉकपिट में पहुंचता है, जहां उसका को पायलट थोड़ा नर्वस नजर आता है। दरअसल आज पहली बार वह इस तरह की फ्लाइट में ब्रैड के साथ उड़ान भरने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बाहर बुलाती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा होता है। वह बताता है कि इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से एक बेहद खतरनाक कैदी को इसी फ्लाइट से दूसरे देश ले जाना है। उसका नाम टोनी था और उस पर हत्या का गंभीर आरोप था। उसे दूसरे देश ले जाकर उम्र कैद की सजा के लिए जेल भेजा जाना था। पुलिस ऑफिसर ब्रैड को बताता है कि यह जिम्मेदारी उसे इसलिए दी गई है क्योंकि वह एक काबिल और समझदार पायलट है। ब्रैड इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाता है। टोनी को हथकड़ी लगाकर प्लेन की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा दिया जाता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को किसी तरह की परेशानी न हो। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। ब्रैड कैबिन क्रू से कंफर्म करता है कि सभी लोग फ्लाइट में आ चुके हैं। इसके बाद प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाता है और धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठने लगता है। कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड ऑटो पायलट एक्टिवेट कर देता है। माहौल फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए वह अपने को पायलट से परिवार की बातें करने लगता है। वह मोबाइल में अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और इस दुनिया में उसके अलावा उसका कोई नहीं है। उधर पैसेंजर्स भी आराम से अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यह सामान्य सफर उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर में बदलने वाला है। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। प्लेन हल्के हल्के शेक होने लगता है। ब्रैड तुरंत समझ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह पैसेंजर्स को सीट बेल्ट्स बांधने की अनाउंसमेंट करता है और रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन भी बंद हो चुका था। अचानक एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक प्लेन से टकराती है। प्लेन इतनी बुरी तरह कांपता है कि पैसेंजर्स अपनी सीटों पर डर के मारे चिपक जाते हैं। ब्रैड सिचुएशन देखने के लिए कॉकपिट से बाहर आता है। वह पैसेंजर्स को देखकर थोड़ा राहत महसूस करता है क्योंकि अभी तक सभी सुरक्षित थे, लेकिन तभी कैबिन की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं और अगले ही पल एक और जोरदार झटका लगता है। ब्रैड का सिर ऊपर की सीलिंग से जा टकराता है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसके माथे पर चोट लग जाती है। यह देखकर पैसेंजर्स के बीच डर फैल जाता है। ब्रैड किसी तरह खुद को संभालता है और तुरंत कॉकपिट में वापस पहुंचता है। वह को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर इतना खराब वेदर था कि उन्हें सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रैड समझ जाता है कि अब उन्हें प्लेन की एल्टीट्यूड कम करनी होगी। वह कहता है कि अगर एक और बड़ा झटका लगा तो प्लेन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो सकता है। दोनों तुरंत प्लेन को नीचे लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच एक और भयानक हादसा हो जाता है। टोनी के साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वह अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। एक एयर होस्टेस भी उसकी मदद करने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है, लेकिन प्लेन उस वक्त तेजी से नीचे जा रहा था। जैसे ही दोनों अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं, एक जोरदार झटके के साथ वे हवा में उछलकर ऊपर की सीलिंग से जा टकराते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर ब्रैड और उसका को पायलट किसी तरह प्लेन को काफी नीचे लाकर कंट्रोल में ले आते हैं, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने थी। प्लेन में पावर बहुत कम बची थी और इस हालत में उसे एयरपोर्ट तक ले जाना पॉसिबल नहीं था। ब्रैड समझ जाता है कि अब उन्हें किसी जगह इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। तभी उसे दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। ब्रैड तुरंत प्लेन का डायरेक्शन बदल देता है और उसे उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार वह आइलैंड की एक सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है। सौभाग्य से इस लैंडिंग में सभी पैसेंजर्स सुरक्षित बच जाते हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आती। तभी प्लेन के पीछे एक शॉर्ट सर्किट होता है। ब्रैड इसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि प्लेन में अभी भी थोड़ी पावर बाकी थी। लेकिन तभी एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी को लेकर आया पुलिस ऑफिसर मर चुका है, साथ ही एक दूसरी एयर होस्टेस की भी जान चली गई है। ये सुनकर ब्रैड काफी दुखी हो जाता है। उधर एयरलाइन कंपनी के ओनर को पता चलता है कि उसकी एक फ्लाइट अचानक गायब हो गई है। उसने प्लेन को लैंड करते हुए नहीं देखा था और काफी देर से पायलट से रेडियो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह रेस्क्यू एक्सपर्ट स्कार्सडेल को बुलाता है। स्कार्सडेल ऐसे लोगों को ढूंढने में एक्सपर्ट था जो किसी खतरनाक जगह पर फंस जाते हैं। एयरलाइन ओनर उससे कहता है कि किसी भी तरह पता लगाया जाए कि उसका प्लेन कहाँ है और उसमें मौजूद पैसेंजर्स इस वक्त कहाँ हैं। दूसरी तरफ आइलैंड पर पैसेंजर्स परेशान थे कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों उतारा गया। ब्रैड सभी को एक जगह इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ लैंडिंग करनी पड़ी है। प्लेन में अब भी थोड़ी पावर बाकी है जिससे कुछ जरूरी सिस्टम्स ठीक किए जा सकते हैं। वह सभी को भरोसा दिलाता है कि वे चिंता न करें और जल्द ही यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद ब्रैड प्लेन की तरफ जाता है और उसे रिपेयर करने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद पता चलता है कि पावर बहुत कम बची है। अब उन्हें मदद का इंतजार करना ही होगा। ब्रैड और को पायलट मैप निकालकर अपनी लोकेशन चेक करते हैं। तभी को पायलट एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर ब्रैड भी सीरियस हो जाता है। वे एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए थे। ये कोई सामान्य आइलैंड नहीं था। यहाँ ऐसे आर्म्ड क्रिमिनल्स रहते थे
जो किसी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मानते थे। अगर इन लोगों को पैसेंजर्स के बारे में पता चल गया तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। ब्रैड समझ जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन रेडियो लाइटनिंग की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। अब ब्रैड पैसेंजर्स को बताता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाकर किसी तरह कम्युनिकेशन का रास्ता ढूंढेगा और कंट्रोल टावर तक उनकी लोकेशन पहुंचाएगा। इसके बाद ब्रैड एक बड़ा फैसला करता है। वह टोनी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। ब्रैड उसकी हैंडकफ्स खोल देता है और को पायलट से कहता है कि वह प्लेन का पावर सिस्टम रिपेयर करने की कोशिश जारी रखे। ब्रैड खुद टोनी के साथ कम्युनिकेशन का रास्ता ढूंढने निकल जाता है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को धन्यवाद देता है कि उसने उस पर भरोसा किया। वह पूछता है कि आखिर ब्रैड ने उसे आजाद क्यों किया और अब उसे कहां लेकर जा रहा है। ब्रैड बताता है कि वह सिर्फ टोनी की वजह से बाकी लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ डेंजरस क्रिमिनल्स हैं और उनसे बचने के लिए टोनी को भी उसके साथ मिलकर लड़ना होगा। तभी टोनी बताता है कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है और वह कई साल तक यूएस मिलिट्री में काम कर चुका है। लेकिन कुछ देर बाद ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं होता। वह ब्रैड से भाग चुका था। अब ब्रैड अकेले जंगल में आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक अबैंडन्ड ओल्ड फैक्ट्री दिखाई देती है। ब्रैड उसके अंदर चला जाता है और वहाँ उसे एक पुराना टेलीफोन मिलता है। टेलीफोन खराब हालत में था। ब्रैड उसके वायर्स जोड़ने की कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार टेलीफोन काम करने लगता है। वह तुरंत एयरलाइन की हेल्पलाइन पर कॉल करता है और अपनी लोकेशन तथा पूरी सिचुएशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन लाइन में प्रॉब्लम होने के कारण उसकी आवाज सामने वाले तक साफ नहीं पहुंचती और हेल्पलाइन ऑपरेटर कॉल काट देता है। तभी ब्रैड को अपनी बेटी का ख्याल आता है। वह उसे कॉल करता है और अपनी लोकेशन समेत पूरी जानकारी एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है, लेकिन तभी बातचीत के बीच पीछे से एक आदमी ब्रैड पर हमला कर देता है। ब्रैड किसी तरह उसे काबू में करता है और मारकर बेहोश कर देता है। उसी समय उसे महसूस होता है कि कोई दूसरा आदमी भी कमरे में दाखिल हो रहा है। ब्रैड तुरंत छिप जाता है, लेकिन अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी था। टोनी पहले ही कई गैंग मेंबर्स को मारकर उनके हथियार अपने कब्जे में ले चुका था। वह ब्रैड को बाहर आने के लिए कहता है और फिर उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक गन दे देता है। इसके बाद दोनों फैक्ट्री के नीचे वाले हिस्से में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कैमरा और कुछ पासपोर्ट्स मिलते हैं। कैमरा की रिकॉर्डिंग्स देखकर दोनों को पता चलता है कि इस आइलैंड पर मौजूद गैंग बाहर से आने वाले लोगों को किडनैप करती है। वे विक्टिम्स के फैमिली से भारी रैंसम मांगते हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी इन लोगों को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि गैंग उन्हें बेरहमी से मार देती है। यह देखकर ब्रैड समझ जाता है कि उनके पैसेंजर्स भी अब बहुत बड़े खतरे में हैं। दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर उन्हें एक कार दिखाई देती है। ये उसी गैंग मेंबर की कार थी जिसे ब्रैड ने कुछ देर पहले मारा था। दोनों उसी कार में बैठते हैं और पैसेंजर्स की तरफ वापस निकल पड़ते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रैड जल्द ही रेस्क्यू टीम लेकर वापस आएगा। तभी दूर से उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रैड रेस्क्यू टीम लेकर वापस आ गया है। लेकिन अगले ही पल उस कार से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि आइलैंड के क्रिमिनल्स थे। ब्रैड और टोनी तक भी गन शॉट्स की आवाज पहुंचती है। दोनों तुरंत कार की स्पीड बढ़ा देते हैं और प्लेन की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। उधर गैंग लीडर एक एयर होस्टेस से सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है। डर के कारण वह तुरंत लिस्ट उसके हवाले कर देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि सीनियर पायलट कहाँ है। को पायलट बताता है कि ब्रैड कुछ काम से जंगल में गया है और अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान ब्रैड और टोनी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों दूर से छिपकर पूरी सिचुएशन देखते रहते हैं। तभी एक महिला वहाँ से भागने की कोशिश करती है। गैंग मेंबर्स उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर ब्रैड उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक देता है। वह समझाता है कि अभी हमला करना सही नहीं होगा। गैंग लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा देता है और अपने 2 लोगों को प्लेन के अंदर भेजकर वहाँ मौजूद वैल्यूएबल सामान लाने का आदेश देता है। इसके बाद गैंग पैसेंजर्स को अपनी हाइडआउट की तरफ ले जाती है। गैंग के चले जाने के बाद ब्रैड टोनी पर नाराज होता है। वह कहता है कि वे लोग हमारे पैसेंजर्स को लेकर चले गए और तुमने मुझे उन्हें बचाने तक नहीं दिया। टोनी समझाता है कि गैंग के लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे। अगर ब्रैड उस वक्त हमला करता तो अकेले इतनी बड़ी आर्म्ड फोर्स से लड़ना पॉसिबल नहीं था। अब दोनों प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ मौजूद उन 2 गैंग मेंबर्स को पकड़ लेते हैं जो वैल्यूएबल सामान चुरा रहे थे। ब्रैड गन पॉइंट पर उनसे पूछता है कि उनका लीडर पैसेंजर्स को कहाँ लेकर गया है। वे बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर गैंग की एक हाइडआउट है और सभी पैसेंजर्स को वहीं ले जाया गया है। उधर ब्रैड की बेटी उसके द्वारा लिखी गई इंफॉर्मेशन स्कार्सडेल तक पहुंचा देती है। उस पेपर में प्लेन की लोकेशन और पूरी सिचुएशन की जानकारी थी। स्कार्सडेल सैटेलाइट की मदद से आखिरकार प्लेन की लोकेशन खोज लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि जिस आइलैंड पर प्लेन फंसा है वहाँ एक डेंजरस आर्म्ड ग्रुप मौजूद है। अब वह एक प्राइवेट मिलिट्री टीम
के कैप्टन को कॉल करता है और उसे पूरी सिचुएशन बताकर आइलैंड पर जाने के लिए कहता है। कैप्टन अपने लोगों के साथ पैसे से भरा बैग और कई वेपन्स लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच ब्रैड देखता है कि को पायलट ने प्लेन का पावर सिस्टम रिपेयर कर दिया है। पावर वापस आ चुकी थी। ब्रैड एक मैसेज लिखकर अपनी यूनिफॉर्म में छोड़ देता है ताकि आने वाली प्राइवेट टीम को पता चल सके कि पैसेंजर्स को कहां ले जाया गया है। इसके बाद वह टोनी के साथ गैंग की हाइडआउट की तरफ निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते से होते हुए दोनों आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं। वे चुपचाप अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि गैंग मेंबर्स पैसेंजर्स को डरा रहे हैं और उनके वीडियोस बना रहे हैं ताकि वे वीडियोस उनके फैमिलीज को भेजकर उनसे रैंसम मांग सकें। उधर स्कार्सडेल की प्राइवेट टीम भी क्रैश्ड प्लेन तक पहुंच जाती है। वहां पैसेंजर्स नहीं मिलते। टीम का लीडर प्लेन के अंदर जाकर जांच करता है और उसे 2 लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं। ये वही 2 गैंग मेंबर्स थे जिन्हें लीडर ने प्लेन से वैल्यूएबल सामान लाने के लिए भेजा था। ब्रैड उन्हें पहले ही मार चुका था। प्राइवेट टीम को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जिसमें गैंग की हाइडआउट तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। उधर हाइडआउट के अंदर ब्रैड और टोनी चुपचाप गैंग मेंबर्स पर नजर रख रहे थे। मौका मिलते ही दोनों पीछे से हमला करते हैं और 2 गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे उस कमरे के बाहर पहुंचते हैं जहां सभी पैसेंजर्स को बंद करके रखा गया था। ब्रैड उन्हें आजाद करना चाहता था लेकिन बाहर कई गार्ड्स तैनात थे और उसके पास दरवाजा खोलने की भी नहीं थी। दोनों एक एक करके गार्ड्स को खत्म करना शुरू करते हैं। टोनी एक हैमर उठाकर कई गार्ड्स पर हमला करता है जबकि ब्रैड एक गार्ड से हासिल कर लेता है। आखिरकार कमरे का दरवाजा खुल जाता है। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को बाहर निकालता है और उन्हें जल्दी से उसी बस में बैठने के लिए कहता है जिससे गैंग उन्हें यहाँ लेकर आई थी। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अभी भी आसान नहीं था। टोनी बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है और उस रास्ते पर बहुत सारे आर्म्ड गैंग मेंबर्स मौजूद हैं। अगर उन्होंने पैसेंजर्स को देखा तो तुरंत गोली चलाना शुरू कर देंगे। ब्रैड पैसेंजर्स की तरफ देखता है। सभी डरे हुए थे। अब ब्रैड अपनी जान जोखिम में डालकर एक फैसला करता है। वह टोनी से कहता है कि वह खुद बाहर जाकर गैंग का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और इसी दौरान टोनी सभी पैसेंजर्स को लेकर वहां से निकल जाएगा। टोनी उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा करने पर गैंग उसे मार देगी। लेकिन ब्रैड कहता है कि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिरकार टोनी मान जाता है। ब्रैड अकेला बाहर निकलकर गैंग लीडर के सामने पहुंचता है। वह उसे बताता है कि उसने हेल्प के लिए मैसेज भेज दिया है और जल्द ही रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचने वाली है, इसलिए पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए। ये सुनते ही गैंग मेंबर्स ब्रैड पर हंसने लगते हैं। लीडर साफ कहता है कि पैसे के बिना वह किसी को नहीं छोड़ता। इसके बाद गैंग मेंबर्स ब्रैड को मारना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी अचानक दूर से गन शॉट्स की आवाज आती है। प्राइवेट मिलिट्री टीम वहां पहुंच चुकी थी। अगले ही पल प्राइवेट टीम गैंग पर हमला कर देती है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है और प्राइवेट टीम कई गैंग मेंबर्स को मार गिराती है। आखिरकार ब्रैड को उनके कब्जे से छुड़ा लिया जाता है और उसे पैसेंजर्स वाली बस में पहुंचा दिया जाता है। उधर गैंग लीडर अपने कई साथियों को मरा हुआ देखता है। उनमें उसका छोटा भाई भी शामिल था। यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कसम खाता है कि अब वह इन लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह अपने बाकी लोगों को तुरंत तैयार होने का आदेश देता है और पैसेंजर्स का पीछा करने निकल पड़ता है। उधर बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि उनकी टीम में सिर्फ 5 लोग हैं। वे कोई ऑफिशियल रेस्क्यू टीम नहीं है। ऑफिशियल रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में अब भी समय लगेगा। ये सुनकर ब्रैड समझ जाता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह कहता है कि गैंग जल्द ही उनका पीछा करेगी और अगर वे यहाँ रुके तो सभी मारे जाएंगे। लेकिन उसके पास एक आखिरी रास्ता है। जब वे प्लेन के पास पहुँचते हैं तो ब्रैड सभी पैसेंजर्स को बताता है कि प्लेन में पावर वापस आ चुकी है और अब इसे उड़ाया जा सकता है, इसलिए ऑफिशियल रेस्क्यू टीम का इंतजार करना सही नहीं होगा। सभी पैसेंजर्स तुरंत प्लेन में बैठ जाते हैं। ब्रैड कॉकपिट में पहुंचकर फाइनल चेकिंग शुरू करता है जबकि प्राइवेट टीम के लोग बाहर आने वाले खतरे के लिए पोजीशंस ले लेते हैं और तभी अचानक गैंग वहां पहुंच जाती है। वे प्राइवेट टीम पर हमला शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगती है। प्राइवेट टीम के पास बेहतर वेपन्स थे, इसलिए वे कई गैंग मेंबर्स को मार गिराते हैं। ब्रैड प्राइवेट टीम के कैप्टन को बताता है कि वह कुछ ही मिनटों में प्लेन स्टार्ट करने वाला है और सभी को जल्दी से ऑन बोर्ड होना होगा। इसके बाद ब्रैड टोनी के पास जाता है और इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए उसे धन्यवाद देता है। फिर वह खुद गोलियों से बचते हुए कॉकपिट में पहुंचता है और को पायलट के साथ मिलकर प्लेन स्टार्ट करने लगता है। उधर टोनी की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। वह एम्यूनिशन ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम के बैग्स चेक करता है। उसे वहां पैसों से भरा एक बैग दिखाई देता है लेकिन टोनी पैसे छोड़ देता है और दूसरे बैग से एम्यूनिशन निकालकर फिर से गैंग के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाता है। इसी बीच ब्रैड प्लेन को टेक ऑफ के लिए तैयार करता है। प्राइवेट टीम के सोल्जर्स एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता रहता है। आखिरकार सभी लोग प्लेन में पहुंच जाते हैं। पावर वापस आने की वजह से रेडियो भी काम करने लगता है। तभी एयरलाइन कंपनी का ओनर ब्रैड से कांटेक्ट करता है और उसे एक सेफ लोकेशन बताता है जहां वे लैंडिंग कर सकते हैं। ब्रैड प्लेन को उसी डायरेक्शन में ले जाता है लेकिन तभी अचानक एक बार फिर इंजन में आग लग जाती है। प्लेन दोबारा कंट्रोल खोने लगता है। ब्रैड तुरंत इमरजेंसी वार्निंग एक्टिवेट करता है और पूरी कोशिश करके प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि इस बार कोई भी नहीं बचेगा लेकिन ब्रैड आखिरी वक्त तक कंट्रोल नहीं छोड़ता। वह पूरी ताकत लगाकर प्लेन को रनवे की तरफ लाता है और आखिरकार प्लेन रनवे पर सक्सेसफुल इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। कुछ पल के लिए पूरा कैबिन शांत रहता है।
फिर पैसेंजर्स को एहसास होता है कि वे सभी जिंदा हैं। ब्रैड और उसका को पायलट एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। ब्रैड पीछे जाकर पैसेंजर्स का हाल देखता है, सभी सुरक्षित थे। ये देखकर उसके चेहरे पर आखिरकार सुकून आ जाता है। सभी पैसेंजर्स उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। कुछ देर बाद ऑफिशियल रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के हवाले कर देता है और जब आखिरकार पूरा खतरा खत्म हो जाता है तो ब्रैड प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को फोन करता है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बचाई थी, उसने उसमें बैठे हर इंसान को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया था। और इसी के साथ यह खतरनाक सफर खत्म हो जाता है।